हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए फिर से 10 नंबर का टेस्ट सीरीज साथियों लेकर के आए हूं यूपीएससी का। और साथियों, आप लोग ऐसे ही मेहनत से जो है यूपीएससी की जो है जितनी भी टेस्ट सीरीज ला रहा हूं वो आप लोग लगाते रहिए साथियों। और साथियों, आप लोग जो है मेरे चैनल पे जल्दी से जल्दी जो है 2K सब्सक्राइबर साथियों आप लोग पूरे करवा दीजिएगा, ताकि जो है जल्दी से जल्दी आप लोगों को इसकी जो है पीडीएफ साथियों जो है मैं आपको ऐसी पीडीएफ जो है दृष्टि आईएएस की जो है साथियों मैं आपको उपलब्ध करा सकूं साथियों। और साथियों, आप लोगों को जो है पूरे के पूरे जो है 10 ईयर्स के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व माध्यम में जो है उपलब्ध कराने आ। और इसी के साथ में जो सीसैट का पेपर आपका सेकंड पेपर होता है यूपीएससी का प्री का, वो भी साथियों मैं जो है उसका पीडीएफ प्रीवियस ईयर के 10 साल का क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और साथियों, आप लोग जो है अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें साथियों। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो साथियों, बिना देरी किए हुए जो है अपना जो है ये जो सेशन जो है स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, तो आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जी हाँ, एक तरफ जो है आपकी साथियों नदियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ जो है जल विद्युत परियोजना और दूसरी तरफ जो है नदियाँ दी गई हैं। जी हाँ साथियों, तो इसमें से आपको बताना है। और साथियों, ये जो यूपीएससी का नया ट्रेंड का जो है क्वेश्चन आ गया है साथियों, तो ये जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो साथियों, आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जितना जल्दी सब्सक्राइबर पूरा होगा साथियों, आपको टेलीग्राम के माध्यम से और प्राइवेट व्हाट्सएप के माध्यम से, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ग्रुप बना करके आप लोग प्राइवेट मैसेज करेंगे, मैं प्राइवेट भी जवाब दूंगा साथियों। और जो है व्यक्तिगत तौर पर जो है आप लोगों को टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ साथियों, आप लोग भी मेहनत करते रहिए। और साथियों, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया कीजिए। जी हाँ, तो एक तरफ जो है दुलहस्ती, चिनाब, मैटूर, कावेरी, रामपद, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो है जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी। तो इसमें से जो 4 दिए गए हैं, इसमें से मात्र 2 जो है एकदम सही मिलान है और 2 साथियों आपके गलत हैं। तो आइए हम लोग जो है इनको स्पष्ट कर लेते हैं। तो जो आपका जो है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है साथियों, तो यह साथियों एकदम सही इसका मिलान दिया गया है। तो यह साथियों चिनाब नदी पर है। जी हाँ, और जो मैटूर परियोजना है यह जो है साथियों आपकी कावेरी नदी पर है। और बाकी जो दोनों आपके दिए गए हैं यह दोनों जो है मिलान आपके गलत हैं साथियों। तो आइए सबसे पहले हम दुलहस्ती जो है परियोजना की बात करेंगे साथियों, क्योंकि इसका जो है व्याख्या करना भी ज़रूरी होगा। तो इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि साथियों यूपीएससी जो है आपका जो क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं करती, लेकिन साथियों आपका एरिया ज़रूर रिपीट करती है। जी हाँ, यूपीएससी की एक ख़ास बात है ये। तो साथियों, इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट आप लोग देख लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले हैं, प्री में आ जाएँ या जहाँ भी आ जाएँ साथियों, वो आपके जो है छूटेंगे नहीं साथियों। जी हाँ, तो दुलहस्ती परियोजना का निर्माण जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में चेनाब नदी पर जो है साथियों हुआ था। और यह साथियों 1986 में इसका जो है काम जो है स्टार्ट हुआ था। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है चिनाब नदी के पानी का दोहन करना और जम्मू और कश्मीर सहित मुख्य शहरों की आपूर्ति की जाने वाली बिजली उत्पन्न करना था। और अब हम बात करेंगे इसके बाद में आपकी मेट्टूर परियोजना की। तो साथियों, मेट्टूर परियोजना जो है वह सन जो है आपके 1937 में जो है नीलगिरी में कावेरी नदी पर बनाया गया था। और इस परियोजना से लगभग में साथियों आपका जो है 240 मेगावाट की जो है बिजली उत्पादित की जाती है साथियों। और इसके बाद में हम बात करेंगे आपके रामपत सागर की। जी हाँ, रामपत सागर की अगर बात करें तो यह जो है बांध राजमुंद्री से लगभग 30 किमी उत्तर में गोदावरी नदी के निचले इलाके में बनाया गया है। ये कृष्णा नहीं, ये गोदावरी है साथियों। जी हाँ, और इससे जो है बिजली उत्पादन और जो है साथियों बाढ़ की जांच करने, नदी के डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए किया गया था। अब इसके बाद में बात करेंगे हम नीमू बागजोग की। जी हाँ, जो इसमें बताया गया झेलम नदी, लेकिन यह साथियों झेलम नदी पे नहीं है। जी हाँ, यह साथियों लद्दाख के लेह ज़िले में जो है लेह ज़िले के केंद्र शासित प्रदेश के अलची गांव के पास सिंधु नदी पर जो है साथियों यह बनाया गया है साथियों। जी हाँ, आप ध्यान रखिएगा, झेलम नहीं है, सिंधु नदी है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा देखते हैं। जी हाँ साथियों,
ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कि हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यह प्रावधान जोड़ा गया है। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा और ऑप्शन डी आपका कहता है 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। जी हाँ, और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, 91वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था साथियों, इसमें क्या कहा गया था कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषदों के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के मात्र जो है 15% ही होनी चाहिए, ये इसमें जो है कहा गया था साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देशों को समूह एड्रियाटिक सागर को घेरे हुए हैं? जी हाँ, आपको इसमें से बताना होगा। ऑप्शन ए जो है इटली, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, तो इसमें का साथियों आपका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका जो है एकदम सही है। इटली, क्रोएशिया, अल्बानिया, यह जो है जितने भी हैं साथियों ये एड्रियाटिक सागर को जो है घेरे हुए हैं। और इसी के साथ जो है एक हर्जेगोविना और मॉन्टेनेग्रो जो है और स्लोवेनिया जो है यह भी साथियों इनको जो है घेरे हुए हैं साथियों। जी हाँ, और यह भूमध्य सागर की एक शाखा है, जो एड्रियाटिक सागर है या भूमध्य सागर की एक शाखा है जो इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में स्थित है साथियों। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं। जी हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों। बुकर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह केवल अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखने के लिए दिया जाता है। दूसरा कथन, यह पहली बार वर्ष 2001 में PH न्यूबी को उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर ऑल के लिए दिया गया। और तीसरा कथन क्या है? इस वर्ष का बुकर पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक शोहान तरुड़ा तिलक को दिया गया। इसमें से आपका सही आंसर कौन है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, पहला और तीसरा जो है आपका कथन सही है, दूसरा कथन आपका साथियों यह गलत है। तो आइए बुकर पुरस्कार के बारे में हम जान लेते हैं। तो साथियों यह बुकर पुरस्कार एक प्रतिष्ठित जो है ब्रिटिश पुरस्कार है जो अंग्रेजी में फुल लेंथ उपन्यास को प्रतिवर्ष दिया जाता है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें साथियों तो इसकी स्थापना जो है 1969 में जो है की गई थी। और इसे PH न्यूबी के उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए पहली बार प्रदान किया गया था। जी हाँ, और पुरस्कार कृति वर्तमान संदर्भों को समेटने के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त रचनाओं की श्रेणी में भी शामिल होनी चाहिए, तभी यह जो है साथियों दिया जाएगा। और अगर श्रीलंकाई लेखक सेहाना करुड़ा तिलका ने अपने उपन्यास द 7 मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। यह उपन्यास एक मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है। जी हाँ, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 देखते हैं। जी हाँ, 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। साथियों यह मिलान के लिए क्वेश्चन आया है। जी हाँ, एक तरफ जो है इसमें जो है सांस्कृतिक जो है विरासत दी गई हैं और दूसरी तरफ संबंधित देश दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना होगा कि आपका सही आंसर क्या है। जी हाँ, तो साथियों इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है साथियों मात्र आपका ऑप्शन ए। मतलब इसमें चारों में से जो है सिर्फ एक जो है इसमें से मिलान एकदम सही है। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें जो है कौन सा मिलान सही है। और साथियों इसी के साथ में सभी की जो है व्याख्या भी की जाएगी। तो सबसे पहले हम व्याख्या साथियों अल खंजर की करेंगे। जी हाँ, अल खंजर की अगर सबसे पहले व्याख्या की जाए तो साथियों जो अल खंजर है वह राष्ट्रीय और धार्मिक आयोजनों और शादियों जैसे विशेष अवसरों के दौरान ओमान, ये साथियों कतर में नहीं, ओमान में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक पोशाक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जी हाँ, जिसको हम जो है अल खंजर के नाम से जानते हैं। तो इसमें साथियों ये आपका कत्ल नहीं होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है साथियों आपका ओमान होगा। जी हाँ, ओमान जो है यहाँ पे आपका ओमान है साथियों। और अगर इसकी और बात की जाए तो इसके जो है ओमानी खंजर कमर के चारों ओर से बंधा हुआ होता है। खंजर राज्य के प्रतीक का एक हिस्सा है और कई ओमानी रीति रिवाजों और परंपराओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसके बाद में साथियों हम बात करेंगे आपका जो आपका हरीशा है। जी हाँ, हरीशा की अगर बात की जाए साथियों तो हरीशा जो है ये ट्यूनीशिया का ही है। तो हरीशा जो है मिर्च के मिश्रण से बना एक मसाला होता है जो घरेलू प्रक्रियाओं और ट्यूनीशिया समाज की दैनिक पाक और खाद्य परंपराओं का एक अभिन्न अंग है और यह साथियों खास करके महिलाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। जी हाँ, और फिर हम बात करेंगे कलेला की। जी हाँ, आपको बता दें कलेला जो है वह साथियों एक जो है वह नृत्य है। जी हाँ, कलेला जो है वह आपका जो है एक नृत्य है। तो कलेला की अगर बात की जाए साथियों तो यह भारत में नहीं है। जी हाँ, इसमें भारत जो है आपका गलत दे रखा है। कलेला नृत्य की उत्पत्ति जो है वो जाम्बिया के लुपुला प्रांत में औपनिवेशिक काल के दौरान हुई थी। कालेला एक प्रकार का नृत्य अभ्यास है जिसमें नर्तक ड्रम की धुन के साथ 2 या 3 पंक्तियों में आगे और पीछे की ओर बढ़ते हैं। इसमें 2 बड़े ड्रम और एक छोटा ड्रम होता है जो मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा बजाया जाता है। और इसमें जो है साथियों ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो खान श्रमिकों द्वारा अपनाया गया है, इसे जो है ये कलेला नृत्य जो है ये खान श्रमिकों के द्वारा अपनाया गया है जो पारंपरिक समारोहों, अंत्येष्टि, फसलोत्सव और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों के दौरान मुखिया के महल में मनोरंजन के लिए प्रदर्शित किया जाता है। जी हाँ, और इसके बाद में अब हम बात करेंगे अलहदा। जी हाँ, अलहदा की बात करें तो यह साथियों मिस्र इसमें गलत दिया गया है। तो अलहदा सऊदी अरब, ओमान और यूएई के चरवाहों द्वारा अपने ऊँटों के साथ संवाद करने के लिए इशारों या संगीत वाद्य यंत्रों के साथ एक मौखिक बहुस्वर संगीत की एक अभिव्यक्ति है साथियों। और इसे ऊँटों के खिलाने पिलाने, दूध देने की तैयारी के लिए रेगिस्तान या चरगाहों के माध्यम से झुंडों को निर्देशित करने के लिए उपयोग किया जाता है। रेत के तूफान जैसे तत्काल खतरे को मामले में अलहदा का उपयोग त्वरित बैठक के लिए भी किया जाता है साथियों। और इसी के साथ सबसे हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यह भी आप देख लीजिएगा कि यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है। तो यह साथियों इसमें जो है हमारे पूर्वजों से विरासत में मिल परंपराएं, जीवित अभिव्यक्तियां शामिल होती हैं जो हमारे वंशजों द्वारा हमें प्रदान की गई हैं, जिसे मौखिक परंपरा, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव, प्राकृतिक ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास या पारंपरिक उत्पादन के लिए ज्ञान और कौशल शिल्प, ये चीज़ जो है आपका यूनेस्को विरासत के अंतर्गत ही आते हैं साथियों। जी हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 देखते हैं। जी हाँ, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकाय का अध्यक्ष होता है? इसमें से आपको बताना है। पहला क्या है? राष्ट्रीय एकता परिषद। दूसरा आपका है साथियों राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। तीसरा है नीति आयोग। चौथा है भारतीय गुणवत्ता परिषद। एक बात और है साथियों, जो ये यूपीएससी जो है ये जो क्वेश्चन साथियों ये लेकर के आपके आ रहा है, इसमें साथियों ये होता है कि अगर जैसे इसमें 4 दिए गए हैं, ठीक है, और 4 में से अगर आपको एक भी आता है, जैसे मान लिया आपका एक आ रहा है तो एक कम से कम जो है एक क्लियर हो गया, इसके साथ में तीसरा भी आ रहा है, तो इसमें मतलब ये होता है कि आपको 1 या 2 पता हैं तो आप इसमें से जो है सही आंसर चुन सकते हैं। जी हाँ, और इसी पे बवाल भी हो रहा, आप लोग देख ही रहे होंगे न्यूज़। तो इसमें से आपको जो है साथियों सही आंसर चुनकर बताना है। तो आपको बता दूं इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा जो है भारतीय गुणवत्ता जो है परिषद है, इसका जो है अध्यक्ष नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री की अगर बात कर लें साथियों,
तो जो है जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई सरकार की संसदीय प्रणाली में योजना में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है साथियों, और सारी ताकत जो है कार्यकारी प्राधिकरण की, जिसको हम वास्तविक कार्यकारी बोलते हैं, उसका प्रमुख जो है वह प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ, और वह साथियों नीति आयोग का जो है वह साथियों अध्यक्ष होता है। इसी के साथ में राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, जी हाँ, जो है कुछ अन्य संस्थानों का भी अध्यक्ष होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में साथियों जो आपका भारतीय गुणवत्ता परिषद है, इसकी भी बात करना ज़रूरी हो जाता है। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद की जो है वर्ष जो है 1996 में प्रत्यायन के लिए एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया था साथियों। जी हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 देखते हैं। साथियों पिछले वीडियो पे आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छा है साथियों, कि आप लोगों ने बताया कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं साथियों। तो साथियों आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जो है पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा साथियों, जो जिन लोगों के पास जो है सही जो है, जैसे आप टेस्ट सीरीज़ तो हर कोई नहीं ले सकता या हर कोई नहीं खरीदना, क्यों पैसे खराब करो जब आपको ऐसे ही मिल रहा है। तो साथियों जो है ये वीडियो इसके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है साथियों। तो साथियों ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। जी हाँ, एक तरफ इसमें जो है कोयला क्षेत्र आपका दिया गया है, दूसरी तरफ इसकी अवस्थित दी गई है कि इसमें से जैसे कर्णपुर है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में, ये चीज़ आपको बताना होगा साथियों। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर की बात कीजिए। इन चारों में से जो है आपका ऑप्शन बी एकदम सही है। मतलब ये जो 4 आपके जो है दिए गए हैं, इसमें से जो है मात्र आपके 2 युग्म जो है सुमेलित हैं। तो आइए हम जो है सभी जो है कोयला क्षेत्रों की बात कर लेते, वो भी स्पष्ट तरीके से साथियों। तो हम सबसे पहले जो है कर्णपुर की बात करेंगे साथियों। जी हाँ, तो आपको बता दें यह जो है मिलान आपका एकदम सही है साथियों। जी हाँ, तो कर्णपुर जो कोयला क्षेत्र है साथियों, यह उत्तर और दक्षिण कर्णपुर कोयला क्षेत्रों में विभाज्य है, और यह झारखंड का जो है साथियों जो बोकारो के पश्चिम में 30 किमी की दूरी पर स्थित है। और साथियों यहाँ का जो अधिकांश कोयला है ये गैर कोकिंग का होता है। जी हाँ, और उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों आपके तालचेर की। तो तालचेर जो है यह साथियों ओडिशा के ढेंकनाल और संबलपुर जिलों में फैला हुआ है। तालचेर कोयला क्षेत्र लगभग 500 किमी स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है, और पश्चिम बंगाल के रानीगंज के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा जो है कोयले का क्षेत्र माना जाता है। हालांकि जो है इसमें निम्न स्तर का जो है श्रेणी का कोयला जो है इसमें पाया जाता है साथियों, और इस कोयले का उपयोग जो है तालचेर के ताप विद्युत और उर्वरक संयंत्रों में जो है किया जाता है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे आपका साथियों सोहागपुर का। जी हाँ, सोहागपुर जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। यह मिलान एकदम सही है। जी हाँ, और जो है इसको जो है साथियों साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा प्रतिबंधित भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे कोट्टागुडम की। जी हाँ, कोट्टागुडम की अगर बात करें साथियों तो यह जो है कोयले के भंडार का लगभग 7% क्षेत्र जो है वह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और कोट्टागुडम जो है आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक केंद्र है। इसकी कोयला सीमा लगभग 18 मीटर की है, और यह कोयला अच्छी गुणवत्ता का होता है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 8 नंबर का साथियों देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका क्या है, दुनिया में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। दूसरा कथन, सबसे अधिक मात्रा में मैंगनीज ओडिशा से खनित किया जाता है। तीसरा, रेडोक्रोसाइड्स मैंगनीज सल्फाइड से बना एक खनिज है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही होगा यह आपको बताना है साथियों। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही है। मतलब मात्र जो है दूसरा ऑप्शन सही है, आपका पहला और दूसरा दोनों के दोनों जो हैं आपके कथन गलत हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत में खनिज जो है मैंगनीज खनिज के जो है क्षेत्रों की हम बात करें साथियों।
तो सबसे प्रथम स्थान पे अगर बात किया जाए तो साथियों आपका जो है जो जिम्बाब्वे है, जी हाँ जिम्बाब्वे जो है वह साथियों जो है प्रथम स्थान पे आता है। और उसके बाद में जो है सेकंड स्थान की अगर बात की जाए तो वह साथियों जो है अपना भारत है, जी हाँ मैग्नीज उत्पादन में। और जो है साथियों ब्राज़ील, गैबान, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है सबसे बड़ा जो है 5वां देश है, जी हाँ मतलब उत्पादन की बात की जाए तो 5वें नंबर पे आता है। और साथियों अगर भंडारण की बात की जाए तो यह दूसरे स्थान पे आता है। और साथियों इसका मुख्य उपयोग जो आपका मैग्नीज जो है इसका मुख्य उपयोग की बात की जाए तो साथियों लोहा और इस्पात, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, पेंट, शुष्क बैटरी, फोटोग्राफी आदि के निर्माण में किया जाता है। और साथियों अगर भारत की बात की जाए तो यह साथियों ओडिशा में, जी हाँ ओडिशा जो है भारत में सबसे बड़ा जो है वो मैग्नीज का उत्पादक है, जी हाँ। और बात कर लें कौन से क्षेत्र हैं तो इनमें क्षेत्रों में साथियों सुंदरगढ़ में गोडाइट निपेक्ष और काला हांडी एवं कोरापुट में कोलाइड और कोडुराइड निक्षेप मैग्नीज से भरपूर है। मैग्नीज उत्पादन राज्य में जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखंड और राजस्थान भी हैं। मैग्नीज के दो सबसे आम खनिज पायरोलुसाइड मैग्नीज डाइऑक्साइड जिनको बोलते हैं और एक होता है रोडोक्रोसाइड जिसको मैग्नीज कार्बोनेट जो है बोला जाता है। यह जो है मैग्नीज के जो दो खनिज हैं साथियों। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर का साथियों देखते हैं, जी हाँ। सौर ऊर्जा संचालित गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। पहला कथन आपका क्या है, इनमें प्रायः आवासीय और सरकारी भवनों की छत पर सोलर सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, सौर संचालित गांवों के विकास के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ एकीकरण महत्वपूर्ण है। तीसरा कथन, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव हिमाचल प्रदेश में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए, मतलब पहला और दूसरा जो है आपका एकदम सही है, तीसरा जो है यह कथन आपका गलत है, जी हाँ। तो आइए हम बात करते हैं सौर ऊर्जा संचालित गांव की अवधारणा जो होती है। तो सौर ऊर्जा संचालित गांव वह होता है जो सौर ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर होता है और गांव के घरों में स्थापित सोलर पैनलों का उपयोग करता है जिससे ग्रामीणों के लिए 24 घंटे जो है बिजली उपलब्ध हो सके, जी हाँ। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव की अगर बात की जाए साथियों तो वह आपका जो है मोढेरा है। कौन सा साथियों, मोढेरा है, जी हाँ। मोढेरा जो है वह गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव है जो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जो है वह जो साथियों गांव बना है। इसे ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट और आवासीय एवं सरकारी भवनों पर 1300 से अधिक रूफ टॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से विकसित किया गया है जो सभी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ एकीकृत हैं। और सौर ऊर्जा संचालित गांव के लाभों की अगर बात की जाए साथियों जो आपके मेंस के पेपर में जो है इम्पोर्टेंट है तो यह परियोजना प्रदर्शित करेगी कि भारत की अक्षय ऊर्जा जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बना रही है। गांव के लोग बिजली के लिए भुगतान नहीं करेंगे बल्कि वे इसे बेचना शुरू कर सकते हैं और सौर पैनल द्वारा उत्पादित ऊर्जा को सरकारी ग्रिड में बेचकर धन कमा सकते हैं। यह परियोजना ग्रामीण स्तर पर रोजगार पैदा करेगी और अंततः जीवन स्तर में सुधार होगा और यह फेफड़ों और आँखों की बीमारियों के जोखिम को भी कम करेगा। क्षेत्र के निवासी अपने बिलों को लगभग 60 से 100% तक बचा सकेंगे साथियों, जी हाँ। यह जो है इस योजना के जो है पॉजिटिव तथ्य हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 10 देखते हैं, जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्लोथ बियर के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए, ये केवल दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, ये हाइबरनेट नहीं करते हैं। ऑप्शन सी, स्लॉथ बियर की लगभग
90% वैश्विक आबादी भारत में ही पाई जाती है। ऑप्शन डी, ये IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय सूची रूप में सूचीबद्ध है। इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है, यह आपको बताना है। तो आपका बता दें, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। तो आइए इनके जो है मेन जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं साथियों। तो आप लोग एक जो है नाम याद रखिएगा, मेल सर्स। जी हाँ, मेलसर्स उर्सिनस, यह साथियों वैज्ञानिक नाम है स्लॉथ बियर का। तो स्लॉथ बियर दुनिया भर में पाई जाने वाली 8 भालुओं की प्रजातियों में से एक है। स्लॉथ बियर मुख्य रूप से दीमक, चींटियों को खाते हैं और अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत वे नियमित रूप से अपने शावकों को अपनी पीठ पर लादकर ले जाते हैं। और साथियों ये जो स्लॉथ बियर होते हैं यह शहदों के बहुत ज़्यादा शौकीन माने जाते हैं, इसलिए उनका वैकल्पिक जो नाम जो है वह आपका हनी बियर भी होता है साथियों। जी हाँ, हनी बियर। और स्लॉथ बॉय जो होते हैं वो हाइबरनेट नहीं करते हैं, वे फुर्तीले होते हैं और सबसे दुर्जेय जंगली जानवरों में से एक माने जाते हैं और उन्हें कम शोध वाली भालू प्रजातियों के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, और संरक्षण स्तर की अगर बात की जाए साथियों, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972, जी हाँ साथियों, आपका जो है 1972 जो है उसकी अगर बात की जाए तो साथियों उसके तहत जो है इनको संरक्षण प्राप्त है। जी हाँ, उसके तहत जो है इनको जो है संरक्षण प्राप्त है साथियों। और जो है IUCN की लाल सूची में भी हैं ये, और लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन परसिस्ट के अंतर्गत भी है साथियों ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखते हैं। जी हाँ, 11 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। दूसरा कथन, न्यायिक पुनरावलोकन वाक्यांश का उपयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, पहला और दूसरा दोनों के दोनों जो है कथन आपका एकदम सही है। तो आइए इनको स्पष्ट तरीके से, ये UPSC का फेवरेट एरिया है साथियों, तो इसका जो है व्याख्या करना और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने भी जरूरी हो जाते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है। जी हाँ, न्यायिक जो पुनरावलोकन है इसकी शक्ति की अगर बात करें तो यह साथियों उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति की राज्य विधानमंडल व केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। जी हाँ, हालांकि संविधान में न्यायिक समीक्षा वाक्यांश का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद जो आपका 13 और अनुच्छेद जो है 226 के स्पष्ट प्रावधान स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं और न्यायिक समीक्षा को संविधान का एक बुनियादी संरचना भी माना जाता है। और अगर इसके मामले की बात करें तो साथियों, तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला सन 1975, जी हाँ, और वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति को कम किया। किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई। हालांकि वर्ष 1977 के 43वें संविधान अधिनियम ने मूल स्थिति को फिर से बहाल कर दिया है। जी हाँ, ये थे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 देखते हैं। जी हाँ, एक तरफ जो है साथियों आपका जो है इंटरपोल दिया गया है नोटिस और संबंध जो है कैसे रखता है, जैसे रेड नोटिस किससे संबंधित है यह आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अगर देख लें तो इसमें मात्र जो है इन 6 में से जो है मात्र जो है आपके जो है 2 ही जो है सही सुमेलित है साथियों। जी हाँ,
और आइए इनकी जो सबसे पहले जो है, अगर हम जो है इंटरपोल नोटिस जो है इसकी बात करें साथियों, तो इंटरपोल नोटिस जो है वह सहयोगी या चेतावनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध माना जाता है, जो सदस्य देशों में पुलिस को महत्वपूर्ण अपराध संबंधी जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। जी हाँ, और प्रत्येक देश एक इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो की मेज़बानी करता है। यह उनके लिए राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को अन्य देशों और सामान्य सचिवालय के साथ भारत के साथ जो है जोड़ता है साथियों। आइए अब हम बात करते हैं सभी नोटिसों की। तो रेड नोटिस जो है होती है साथियों, यह आपके संदिग्ध व्यक्ति की होती है। येलो नोटिस जो होती है यह कार्य प्रणाली नहीं साथियों, यह लापता लोगों की जो है जानकारी के लिए होती है। जी हाँ, और पर्पल नोटिस जो होती है साथियों, वह साथियों कार्य प्रणाली से संबंधित होती है, पर्पल नोटिस। जी हाँ, और जो ग्रीन नोटिस है साथियों, यह साथियों चेतावनी और जानकारी से संबंधित होती है, आपके ग्रीन नोटिस। और ब्लैक नोटिस की अगर बात की जाए साथियों, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यूपीएससी का फेवरेट एरिया है साथियों, या इससे आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। तो ब्लैक नोटिस जो है साथियों वह अज्ञात शव की जानकारी के लिए होती है, और साथियों जो ब्लू नोटिस है आपकी वह अतिरिक्त जानकारी के लिए जो है होती है साथियों। जी हाँ, तो यह तो साथियों इंटरपोल और उनके नोटिस के अर्थ के बारे में साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है साथियों। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका साथियों 13 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, आइए देख लेते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। दूसरा, उद्यम क्षेत्र चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप दोनों से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही होगा यह आपको बताना है, और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। अब दूसरा, पहला और दूसरा दोनों के दोनों जो है साथियों कथन जो है आपका एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखते हैं। जी हाँ, इसको थोड़ा सा, जी हाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो प्रसार भारती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, प्रसार भारती के संबंध में पहला कथन क्या है, यह एक कार्यकारी संकल्प द्वारा बनाया गया एक स्वायत्त निकाय है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य जनता को शिक्षित और मनोरंजन प्रदान करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना। तीसरा कथन, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरह का प्रसारण केवल प्रसार भारती के जरिए ही किया जाएगा। इसमें से कौन सा कथन सही होगा यह आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर है, पहला जो है कथन आपका गलत है। तो आइए हम प्रसार भारती जानते हैं कि प्रसार भारती है क्या। तो प्रसार भारती एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है, और जिसकी स्थापना जो है 1997 में जो है प्रसार भारती अधिनियम के तहत की गई थी, और यह देश का एक लोक सेवा प्रसारक है। प्रसार भारती निगम का मुख्य उद्देश्य जो है वह दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना, ताकि जो है जनता को शिक्षित करने के साथ साथ ही उनका मनोरंजन भी किया जा सके। जी हाँ, और परामर्शकी की अगर बात की जाए तो हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श जो है जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार का प्रसारण प्रसार भारती के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथियों सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण एक संविधिक निगम या उन निगमों के हाथों में होना चाहिए जिन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विधि के तहत जो है स्थापित किया गया हो। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखते हैं। जी हाँ, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश पर लागू नहीं होते। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसमें से जो है कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है। तो इसका साथियों आपका ऑप्शन जो है ए एकदम सही है, कर्नाटक। जी हाँ,
बाकी जो है या कर्नाटक पर जो है लागू नहीं होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि पंचायत उपबंध है क्या। 1996 जो है, तो यह साथियों ग्रामीण भारत के स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए 1992 में 73वें संविधान संशोधन, जी हाँ 1992 में 73वें जो है संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से एक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हालांकि जो है अनुच्छेद 243 एम जो है के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में इसका आवेदन प्रतिबंधित था, जी हाँ। और इस संशोधन के तहत स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई थी। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों वाले 9 राज्य, जिसमें जो है साथियों आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान है, जी हाँ। और यह कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकार को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है। चलिए, सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए साथियों। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 है, जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, इसमें से आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन डी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी के सभी जो है यह पेट्रोलियम से उत्पादित होते हैं, जी हाँ। इसी के साथ हम और भी बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेट्रोलियम है क्या। पेट्रोलियम जो है वह कच्चा तेल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जो भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचनाओं के तरल के रूप में मौजूद होता है और सतह पर लाने पर तरल रहता है, जी हाँ। पेट्रोलियम जो है रिफाइनरियों में कच्चे तेल और अन्य तरल पदार्थों के प्रसंस्करण से पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम एक व्यापक श्रेणी है, इसमें कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद दोनों शामिल होते हैं साथियों, जी हाँ। जैसे आपका कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, विमानन ईंधन और सिंथेटिक रबड़, थर्मोप्लास्टिक रेजिन, बेंजीन, मेथनॉल और साथियों ब्लैक कार्बन, गैसोलीन, डिटर्जेंट, पेंट, स्नेहक तेल, मुद्रण स्याही, इस प्रकार के जो है साथियों ये कई जो है उत्पाद जो हैं वह पेट्रोलियम से ही उत्पादित किए जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखते हैं साथियों, जी हाँ 17 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। एक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तब दी जाती है यदि पहला कथन राज्य में हुए आम विधानसभा चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो। दूसरा कथन दल राज्य से लोकसभा के लिए आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 4% प्राप्त किया हो। तीसरा कथन दल ने राज्य से लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटें या उसके किसी भाग के लिए लोकसभा की 1 सीट जीती हो। 17 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए। मात्र जो है तीसरा कथन सही है, बल्कि दोनों कथन जो है वह आपके गलत हैं साथियों। तो इसकी भी बात कर ली जाए साथियों, तो किसी दल को राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तब दी जाती है यदि दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 6% जो है अगर उसने जो है मत प्राप्त किया हो और उससे संबंधित राज्य की विधानसभा में 2 सीटें प्राप्त की हो। यदि दल ने राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम जो है 1 सीट जो है वह जीती हो साथियों, जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 देखते हैं साथियों, जी हाँ 18 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, फाइकोप्लांक्टन मैक्रोशेवाल की श्रेणी में आता है। दूसरा कथन
एल्गा कल्चर के लिए मैक्रो शैवाल सबसे उपर्युक्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही होगा, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन डी, मतलब दोनों के दोनों जो है कथन आपके गलत है साथियों। जी हाँ, आइए अल्गा कल्चर या शैवाल कृषि की बात करें साथियों। तो अल्गा कल्चर से जो है एक्वा कल्चर का एक रूप है जिसमें शैवाल की प्रजातियों की जो है कृषि की जाती है। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 देखते हैं। जी हाँ, प्रायः समाचारों में दिखने वाला संघर्ष प्रवण टाइग्रे क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी रवांडा, ऑप्शन डी सोमालिया। इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी इथियोपिया। जी हाँ, इथियोपिया जो है आपका एकदम सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका साथियों 20 देखते हैं। जी हाँ, संसदीय सचिवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? संसदीय सचिवों द्वारा ली गई शपथ प्रधानमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। दूसरा कथन, उनके निर्णय में कोई विभाग नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, यह आपको बताना है साथियों। यह 20 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, पहला और दूसरा दोनों के दोनों जो है कथन आपके एकदम सही है साथियों। तो साथियों जो है मंत्रियों के विपरीत संसदीय सचिवों को शपथ जो है प्रधानमंत्री द्वारा दिलाई जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। जी हाँ, हालांकि जो है जो वर्ष आपका जो है 1967 वर्ष जो है 1967 के बाद राजीव गांधी सरकार के पहले चरण को छोड़कर किसी भी संसदीय सचिव की नियुक्ति नहीं की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 21 देखते हैं। जी हाँ, सोनादी, मगरा और पुगल निम्नलिखित में से किस जानवर की नस्लें हैं? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी मुर्गी। इसमें से आपको सही आंसर जो है साथियों बताना होगा और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी भेड़। इसी के साथ में जो है कुछ जानवर और उनकी जो है नस्लों की हम बात करेंगे साथियों, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो दुधारू पशु जो है साथियों उसकी नस्लों की अगर बात की जाए तो देवनी, गिर, साहिवाल, सिंधी, थार, पारकर। जी हाँ, ये हो गया। और उसके बाद में साथियों जो है भैंस की अगर बात की जाए तो भैंसों की जो नस्लें हैं साथियों इसमें आपके मुर्राह, भदावरी, जफराबादी, सौरती, नागपुरी, रोहतक, नीली रवि। ठीक है। भेड़ की अगर बात की जाए साथियों तो लोही, कच्छी, बीकानेरी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सोनाड़ी, मालपुरी, मगरा, पुगल, दक्कनी। जी हाँ। और साथियों अगर मुर्गी की बात की जाए तो चटगांव, पंजाबी, क्राउन, लोलाब, टर्रर, बरसा जो है इस तरीके की जो है यह साथियों की प्रजातियां हो गई। जी हाँ, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 22 नंबर देखते हैं साथियों। जी हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन, मीथेन गैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, यह आपको बताना होगा साथियों। पहला कथन क्या है? मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बाद दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा कथन, मीथेन वातावरण में ऊष्मा को रोके रखने में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तुलना में 250 गुना से भी अधिक शक्तिशाली है। इनमें से जो है कौन सा कूट सही है, यह आपको बताना होगा और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए, पहला कूट सही है और दूसरा कूट आपका गलत है साथियों। तो सबसे पहले हम मीथेन की बात करेंगे साथियों। तो मीथेन जो है एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4
हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। मीथेन शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, यह ज्वलनशील होती है और इसे दुनिया भर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है, जो वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 20% है। जी हाँ, मीथेन वातावरण में ऊष्मा को रोके रखने में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। और मीथेन गैस जो है साथियों, यह आपकी खतरनाक वायु प्रदूषक जमीनी स्तर के ओजोन बनाने के लिए जिम्मेदार होती है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 देखते हैं। जी हाँ, स्टार, श्वास और सफल पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, यह आपको बताना होगा। ऑप्शन ए पराली हटाने वाले रसायन, ऑप्शन बी ग्रीन पटाखे, ऑप्शन सी यमुना नदी से झाग की सफाई हेतु रसायन, ऑप्शन डी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। 23 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, ग्रीन पटाखे। आइए हम इनके पटाखों की जो है बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं साथियों इसमें। तो ग्रीन पटाखों को पर्यावरण के अनुकूल पटाखे कहा जाता है और इन्हें पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम वायु और ध्वनि प्रदूषण करने के लिए जाना जाता है। इन पटाखों को जो है साथियों सबसे पहले जो है 2018 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था। ये पटाखे शोर की तीव्रता और उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से कम प्रदूषण फैलाने वाले पारंपरिक पटाखों में कुछ खतरनाक एजेंटों को प्रतिस्थापित करते हैं। और सामान्य पटाखे लगभग 160 से 200 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बल्कि जो ग्रीन पटाखे होते हैं वह साथियों मात्र जो है 100 से 130 डेसिबल की जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं साथियों। जी हाँ, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 देखते हैं। जी हाँ, न्यायाधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरा कथन, अनुच्छेद 223A के तहत न्यायाधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। 24 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। और साथियों एक बात ये भी है, आप लोगों को पता तो है ही है, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि यूपीएससी जो है क्वेश्चन रिपीट नहीं करती, लेकिन एरिया जरूर रिपीट करती है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही है। मतलब केवल जो है पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। तो आइए सबसे पहले जो है हम इसी की बात कर लेते हैं। तो जो अधिकरण है साथियों, तो अधिकरण आपका जो साथियों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में शामिल किया गया है। और इसको जो है अनुच्छेद जो है 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है और अनुच्छेद जो है 323 बी अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों से संबंधित माना जाता है। और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अगर बात की जाए साथियों, जिसको बोलते हैं हम CAT, क्या बोलते हैं साथियों, CAT की स्थापना जो है वर्ष जो है आपका 1985 में की गई थी, जिसमें दिल्ली की प्रधान पीठ और विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त बेंच थी। जो पूरे भारत में CAT की 19 बेंच और 19 सर्किट बेंच हैं साथियों। जी हाँ, और CAT जो है आपका CAT 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है साथियों। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे साथियों अनुच्छेद 223A और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B के बीच विभिन्नताओं की अगर बात करें साथियों, तो यह जो है
323A जो है साथियों वह लोक सेवाओं से संबंधित विषयों में अधिकरणों की स्थापना का उपबंध करता है, बल्कि जो 323B है वह अन्य विषयों के संबंध में अधिकरणों की स्थापना का उपबंध करता है साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? वृद्धि और विकास दोनों परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा कथन, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य सकारात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक और मूल्य तटस्थ होता है। तीसरा कथन, सकारात्मक वृद्धि हमेशा विकास की ओर ले जाती है। 25 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए। पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वृद्धि और विकास के संदर्भ में गलत है। तो वृद्धि और विकास जो है साथियों यह दोनों एक अवधि के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करता है। इस प्रकार दोनों परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकास का अर्थ जो है साथियों वह गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष का होता है। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जी हाँ, तो 26 नंबर है साथियों आपका, पीएम डिवाइन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन क्या है साथियों? यह केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा कथन, यह योजना की अवधि 4 वर्ष है। तीसरा कथन, इसका एक लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की अवसंरचना का निर्माण करना होगा साथियों। जी हाँ, तो साथियों जैसे कि मुझे इसमें से जो है तीसरा ये जो है आपका ऑप्शन जो है इसमें साथियों मुझे पता था। तो साथियों इसमें जो है आपका ये पहला और दूसरा ऑप्शन ए ऑप्शन बी कट गया। तो साथियों इसमें जो है आपका जो है इसमें जो है आप जो है ऐसे सही करने का चांस जो है साथियों आपका बढ़ जाता है साथियों। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं साथियों, जैसे आपको नहीं पता है तुक्का लगाना है तो साथियों आपको अगर एलिमिनेट मेथड जो है आपको पता, जैसे पहला इसमें कट गया दूसरा कट गया, अब इसमें 50-50 का जो है आपका जो है 50-50 का जो है सही होने का चांस साथियों बन गया। जी हाँ, तो ऐसे जो है आप लोग तुक्का भी जो है ट्राई कर सकते हैं साथियों, यूपीएससी में चल जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों जो है कथन आपके एकदम सही हैं। तो पहली बात तो जो हम पूर्वोत्तर क्षेत्रों की अगर बात करें साथियों, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों है प्रधानमंत्री की जो विकास पहल जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएम डिवाइन योजना बोला जाता है साथियों। जी हाँ, तो पीएम डिवाइन योजना जो है वर्ष 2022-2023 से लगभग में 2026 तक, जी हाँ 2026 तक जो है इसकी जो है 4 साल की अवधि के लिए लागू किया गया है। पीएम डिवाइन के उद्देश्यों की अगर बात करें तो पीएम गतिशक्ति में सम्मिलित रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र बुनियादी ढांचे का वित्तीयन करना है। जी हाँ, और जो है साथियों इसी के साथ में युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम बनाना, विभिन्न क्षेत्रों के विकास अंतराल को कम करना। पीएम डिवाइन योजना जो है मौजूदा केंद्रीय और राज्य योजनाओं का विकल्प नहीं होगा, यह जो है ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 27 देखते हैं। जी हाँ, 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राष्ट्रपति को स्वायत्त जिलों को संगठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार है। दूसरा कथन, जिला और क्षेत्रीय परिषद राष्ट्रपति की सहमति से कुछ स्थानीय मामलों पर कानून बना सकती है। इसमें से आपको बताना होगा कौन सा जो है कथन आपका एकदम सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन है साथियों और इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी। दोनों के दोनों जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में बिल्कुल गलत है साथियों। जी हाँ, तो पहली बात तो साथियों यह जो है 6ठी अनुसूची में आता है, नंबर 1 फैक्ट इसका। और उसके बाद में इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की अगर बात करें साथियों तो ये संविधान की जो है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष जो है प्रावधान है। और जो साथियों जो आपका जो है 5वीं अनुसूची है उसमें जो है
जो है अनुसूचित जाति के जो है क्षेत्रों के जो है प्रशासन की बात की जाती है। जी हाँ। और साथियों, जो आपके चारों राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के स्वशासित जिलों का गठन किया गया है, लेकिन वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण से बाहर नहीं होंगे। जी हाँ। और राज्यपाल को स्वशासित जिलों को पुनर्गठित करने का अधिकार इसमें जो है वह प्राप्त होता है साथियों। जी हाँ, यह जो है प्राप्त होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है 28 देखते हैं। जी हाँ, 28 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ, हाल ही में खबरों में रही एक सूखी हुई नदी सुकापाइका नदी निम्नलिखित में से किस नदी की शाखा नदी वितरिका है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। 28 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और इसका सही आंसर है आपका साथियों ऑप्शन ए महानदी। जी हाँ, महानदी। अब सुकापाइका नदी की अगर बात की जाए साथियों, तो सुकापाइका नदी जो है साथियों, यह आपकी ओडिशा की प्रमुख नदी महानदी की कई जो है नदियों की शाखाओं में से एक है, और यह साथियों कटक जिले के आयतापुर गांव में महानदी से अलग होती है, और उसी जिले के तारापुर में मुख्य नदी में मिलने से पहले लगभग 40 किलोमीटर तक यह जो है बहती है साथियों। जी हाँ। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के हालिया निर्देशों के बाद ओडिशा सरकार द्वारा सुकापाइका नदी, जो कि 70 वर्ष पहले सूख गई थी, इसका जो है पुनरुद्धार योजना पर कार्य जो है वह शुरू किया जा चुका है। अब हम महानदी की बात करें साथियों, तो महानदी का जो है उद्गम स्थल जो है आपका छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के नज़दीक हुआ है। जी हाँ। और इसके प्रमुख सहायक नदियाँ साथियों शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब महानदी की दाईं ओर से, जबकि ओंग, तेल तथा जोक इसकी दाईं ओर से जुड़ने वाली नदियाँ हैं। यह साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और साथियों महानदी जो है प्रणाली गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इस नदी की द्रोणी उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण में पूर्वी घाट और पश्चिम में मैकाल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 29 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए धन शोधन निवारक अधिनियम 2002, ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, ऑप्शन सी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर आपका साथियों होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए तो हम ईडी की सबसे पहले बात करते हैं साथियों, जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में जैसे जो है यह इस समय पर रह रही है। ईडी क्या है? तो ईडी साथियों यह प्रवर्तन निदेशालय का एक बहुआयामी अनुशासनात्मक संगठन है, जो कि जो है आर्थिक अपराधों, विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है, और यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आता है। और इस निदेशालय की अगर बात की जाए साथियों, तो यह जो है 1 मई 1956 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। और साथियों जब जो है विदेशी मुद्रा अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए कई मामलों में विभाग में एक परिवर्तन इकाई का गठन किया गया था साथियों। जी हाँ, अब हम बात करेंगे साथियों विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। यह एक नागरिक कानून है जो निदेशालय को अर्ध न्यायिक शक्तियाँ देता है। और भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो है अधिनियम 2018 साथियों, यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के
अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया है और यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करना अनिवार्य कर दिया गया है साथियों। और विजय माल्या उसी से है साथियों, जी हाँ माल्या। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30 देखते हैं साथियों। जी हाँ, भारत में पंचायती राज संस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका क्या है साथियों? केरल पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य था। ऑप्शन दूसरा कथन आपका क्या है? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और इसका सही आंसर की अगर बात की जाए साथियों तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, केवल जो है दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन जो है वह आपका गलत है। तो आइए सबसे पहले हम पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें साथियों तो भारत में पंचायती राज शब्द जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को दर्शाता है और यह भारत के उन सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए राज्य विधायिकाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया है और वर्ष जो है 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया था। और साथियों इसमें दिया गया है कि केरल पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य है, बल्कि यह गलत दिया गया है। इसमें जो है राजस्थान साथियों, जी हाँ राजस्थान जो है वह साथियों पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। और इस योजना का उद्घाटन जो है साथियों वह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने वर्ष 1959 में इस योजना को लागू किया और इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस प्रणाली को अपना लिया था। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आता है वह आपकी बलवंत राय मेहता समिति आती है। जी हाँ, जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के द्वारा किए गए कार्यों की जांच करने और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपायों को सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया और इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जिसे अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया है। और साथियों इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की थी। इसमें क्या होता था साथियों, पहले जो है वह ग्राम स्तर होता है, जहाँ ग्राम, और उसके बाद में साथियों जो है ग्राम स्तर पर पंचायत, और उसके बाद में साथियों आता है आपका ब्लॉक। जी हाँ, क्या आता है? ब्लॉक आता है ब्लॉक स्तर पर, और उसके बाद में साथियों आपका आता है जिला स्तर पर। जी हाँ, जिला स्तर, यह आपका होगा त्रिस्तरीय। जी हाँ, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 31 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इससे जुड़े हुए जो है जुड़े हुए क्या 2019 का आप प्री उठा के देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इससे। जी हाँ बिल्कुल। तो एक तरफ जो है साथियों आपकी जो है कृषि क्रांतियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ जो है इसका जो है संबंध दिया गया है, कौन सी क्रांति जो है किस जो है फसल से संबंधित है साथियों। जी हाँ, और इसी के साथ में कई और भी हम क्रांतियाँ देखेंगे, इसमें तो सिर्फ 4 ही दी गई हैं। इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ हुई हैं वह भी हम देखेंगे। तो साथियों इनमें से जो है सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मतलब इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ 2 मिलान एकदम आपके सही हैं साथियों। तो चलिए इसमें जो है बैंगनी क्रांति दी गई है। जी हाँ, तो वह साथियों जो है बैंगनी क्रांति जो है वह जो है उर्वरक के साथ संबंधित है। जी हाँ, उर्वरक के साथ। और जो है साथियों हरित क्रांति की अगर बात की जाए तो हरित क्रांति आप सभी को पता होगा, वह कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, नीली क्रांति मछली से संबंधित है। जो साथियों जो भूरा क्रांति है वह साथियों आपके जो है चमड़ा से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जो है वह जूट से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है
वह साथियों जो है वह प्याज से संबंधित है, प्याज, दवा और झींगा मछली से, ना कि फूल से साथियों संबंधित है। और अगर गोल क्रांति की अगर बात की जाए साथियों, जी हाँ, गोल क्रांति की बात की जाए तो वह साथियों जो है नारियल से नहीं संबंधित है, वह साथियों जो है आलू से संबंधित है। काहे से संबंधित है? आपके आलू से संबंधित है, जी हाँ। और उसके बाद में बैंगनी क्रांति की अगर बात की जाए तो वह साथियों लेवेंडर से ही संबंधित है, जी हाँ। बादामी क्रांति जो है वह मसाला उत्पादन से है। भगवा क्रांति जो है इम्पॉर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, वह सौर क्रांति से संबंधित है। मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से संबंधित है। और साथियों जो है आपका सिल्वर क्रांति और सिल्वर फाइबर क्रांति में बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वह साथियों कपास से संबंधित है। यह साथियों आपकी हो गई सिल्वर फाइबर क्रांति, जी हाँ। और एक और साथियों जो आपकी मात्र सिल्वर क्रांति है वह साथियों अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है साथियों, जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 32 देखते हैं, जी हाँ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है बंदरगाह के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है इनके उदाहरण दिए गए हैं, जी हाँ साथियों। एक तरफ बंदरगाह, दूसरी तरफ जो है इनके उदाहरण दिए। एक तरफ जो है साथियों आपका बंदरगाह दिया गया है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन जो है साथियों आपका ऑप्शन बी, जी हाँ ऑप्शन बी, पहला और पांचवा, जी हाँ 2 ही मिलान है, बाकी जो है बाकी आपका दूसरा, तीसरा और चौथा जितने भी दिए गए हैं गलत दिए गए हैं साथियों, जी हाँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 33 देखते हैं साथियों, जी हाँ। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका है, यह फौजदारी और दीवानी न्यायालयों दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरा कथन, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, जी हाँ। और इसका सही आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों के दोनों जो है वह कथन जो है आपके गलत हैं। साथियों आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि ग्राम न्यायालय क्या है। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को निचले स्तर पर यानी तृणमूल स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है साथियों वह नागरिकों को उनके घर पर मतलब द्वार पर सुलभ न्याय कराना और सुनिश्चित करना किया गया है साथियों, जी हाँ। और इनके विशेषताओं की बात कीजिए साथियों तो इसमें जो है ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी का एक न्यायालय होगा और इसके न्यायाधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करेगी साथियों। एक न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट होगा, यह फौजदारी तथा दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्ति का प्रयोग करेगा। ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानिक साक्ष्य की नियमावली से बंधा नहीं होगा, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगा, जी हाँ साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 देखते हैं, जी हाँ। इसका जो है अगर सही आंसर की बात की जाए साथियों 34 नंबर का, तो इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन ए, मतलब पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा आपका कथन गलत है। तो अगर डेफ एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण जो है साथियों आपके गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है और इसका साथियों 11वां संस्करण जो है 2020 में लखनऊ में, जी हाँ लखनऊ में जो है वह साथियों आयोजित किया गया था साथियों, जी हाँ। और डेफ एक्सपो रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवर्षीय कार्यक्रम है जिसमें स्थल, जल तथा वायु रक्षा प्रणालियों के साथ साथ घरेलू सुरक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाता है साथियों, जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 35 देखते हैं, जी हाँ 35। मलक्का जलडमरू मध्य किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? ऑप्शन ए अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन बी अरब सागर और फारस की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी और थाईलैंड की खाड़ी, ऑप्शन डी
पूर्वी चीन सागर और जापान सागर, इसमें से कौन सा कथन सही होगा यह आपको बताना है। 35 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन। अब आइए, अब हम मलक्का जो जल डमरू मध्य उसका भौतिक जो है भूगोल देख लें, तो यह साथियों जो है यहाँ अंडमान सागर जिसको हम हिंद महासागर और दक्षिणी चीन जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, उस दोनों को जो है यह साथियों जोड़ता है। और यह एशिया के जो सुमात्रा के इंडोनेशियाई द्वीप और पूर्व में प्रायद्वीपीय मलेशिया और दक्षिणतम थाईलैंड के बीच में स्थित है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 36 देखते हैं। जी हाँ, जिला योजना समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा यह आपको बताना है। पहला कथन, इसके 2/3 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा कथन ऑप्शन बी, पंचायत के सदस्य जिले में नगर पालिकाओं की तुलना में दोगुनी संख्या में हैं। ऑप्शन सी, यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा आंसर जो है आपका सही है यह आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब जिला योजना समिति की अगर हम बात करें तो वह 74वें संविधान संशोधन 1992, ये 73 में दिया गया इसीलिए गलत हो गई है। अगर जो है 74 में दिया होता साथियों तो सही होता। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन करेगा, जो जिले की पंचायतें एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप जो है मसौदा जो है वह तैयार करेगी साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 37 देखते हैं। जी हाँ, विभिन्न प्रकार की खनन गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पूर्वोपायों खनन में निर्गत आउटपुट शीघ्र और अधिक दोनों होता है। दूसरा कथन, खनन की विस्तृत विधि खनिजों के खनन की सबसे सस्ती विधि है। इसमें से कौन सा कथन सही होगा यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए, पहला कथन सही है। दूसरा कथन जो है वह आपका एकदम गलत है। पहली बात तो जो खनन होता है अयस्क की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक धरातलीय होता है और दूसरा जो है वह साथियों आपका भूमिगत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 38 देखते हैं साथियों। जी हाँ, विश्व क्षय रोग जिसको हम तपेदिक टीबी बोलते हैं, रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में विश्व स्तर पर सभी टीबी रोगियों का लगभग आधा हिस्सा है। दूसरा कथन, टीबी एक उपचार योग्य बीमारी है लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई सटीक दवा जो है टीका उपलब्ध नहीं है। और ऑप्शन तीसरा कथन क्या है, यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें से जो है सही आंसर आपका है साथियों ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन सही, बल्कि दोनों कथन जो है वह ऊपर के साथियों गलत हैं। तो साथियों आपको बताते चले, भारत उन 3 देशों में जिसमें इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ में से एक था जिसने वर्ष 2022 में इस रोग में सबसे अधिक कमी, लगभग 67% कमी जो है इसमें जो है वह सुधार कर चुका है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 39 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन विधि सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह वर्ष 1998 में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर नरसिम्हन समिति का परिणाम थी। दूसरा कथन, अंतर बैंकिंग लेन देन के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सुविधाएं LAF का हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही होगा यह आपको बताना है साथियों। 39 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके सही आंसर की बात करें तो साथियों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दोनों के दोनों जो है कथन आपके एकदम सही है साथियों। तो चलनिधि समायोजन जो सुविधा है इसकी अगर बात करें तो यह जो है एक चलनिधि समायोजन सुविधा जो है वह RBI द्वारा जो है उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसके माध्यम से यह बैंकिंग प्रणाली में तरलता
को निवेश या अवशोषित कर सकता है। और यह जो है साथियों वर्ष 1998 के बैंकिंग क्षेत्र सुधारों में नरसिम्हन समिति के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश जो है किया जाता है साथियों। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 40 देखते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह सभी नागरिकों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा कथन, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश NASLSA जी हाँ नासला के मुख्य संरक्षक होते हैं। यह आपको बताना होगा। नासला का मतलब होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। जी हाँ, तो इसका सही आंसर की अगर बात की जाए तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन डी, मतलब दोनों के दोनों जो है वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में दोनों जो है कथन आपके गलत हैं। तो आइए जान लेते हैं ये क्या है। तो यह साथियों भारत के संविधान का अनुच्छेद जो आपका 39A होता है, 39A के तहत जो है समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और यह सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22A के लिए सभी राज्य के लिए कानून की समता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है साथियों। और इसके अगर गठन की बात की जाए साथियों तो इसका गठन जो है वह आपके 1987 में, जी हाँ 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और अधिनियम के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और यह साथियों भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है इस संस्था का जो है संरक्षक माना जाता है। साथियों ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत गलत बात है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं साथियों। तो साथियों आप लोग जो है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा जो है सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है साथियों। जय हिंद।